हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम CFSC की बात कर चुके थे। हमने बात की थी कि दो तरह के स्टेबलाइजेशन होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो दो तरह के सेकेंड स्टेबलाइजेशन होते हैं। पहला था प्राइमरी में मैंने बताया था आपको CFSC, जो ऑर्बिटल और लिगेंड के इंटरेक्शन से होता है। दूसरा प्रकार का आपको मैंने बताया था सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन, जिसे बोला था जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो दो तरह के स्टेबलाइजेशन थे। प्राइमरी जो था CFSC, सेकेंडरी जो था जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आज हम दूसरे प्रकार के स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से पहले हम देखते हैं कि मेटल में डिस्टॉर्शन इन रेगुलर स्ट्रक्चर। किसी भी रेगुलर स्ट्रक्चर में दो प्रकार से डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, एक तो बाई लिगेंड और एक बाई मेटल से जनरेट हो। लिगेंड से जनरेट का मतलब क्या है? जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स है मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इसकी खासियत क्या होती है? सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो जाए, इसके दो रीजन है। एक तो लिगेंड का रीजन क्या है? यदि लिगेंड क्या है, लिगेंड आर डिफरेंट। लिगेंड क्या है? डिफरेंट है। जैसे 5 लिगेंड तो सेम है, L L L L L, और एक लिगेंड है X। यदि लिगेंड अलग है तो हम जानते हैं कि यदि लिगेंड अलग है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? अलग होगी। यानी कि एक बॉन्ड क्या हो गया? इलोंगेट हो गया, या दो बॉन्ड इलोंगेट हो गए। तो लिगेंड यदि डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इससे स्ट्रक्चर क्या रहती है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहती, ये क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो रेगुलर स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन एक तो आता है लिगेंड की वजह से। यदि लिगेंड डिफरेंट है, 6 के 6 लिगेंड सेम नहीं है, अलग अलग लिगेंड है, तो जो लिगेंड अलग है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं रह के डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। दूसरा क्या है? सारे के सारे लिगेंड क्या हो? सेम हो। सारे के सारे लिगेंड क्या हो? सेम हो, Ml6 हो, लेकिन फिर भी क्या हो जाए? या तो बॉन्ड इलोंगेट हो जाए या बॉन्ड क्या हो जाए? डिस्टॉर्टेड हो जाए। डिस्टॉर्टेड हो जाए। या तो बॉन्ड इलोंगेशन, यानी कि सारे सारे लिगेंड सेम हैं, फिर भी मेटल के किसी फैक्टर की वजह से, ड्यू टू मेटल फैक्टर, बॉन्ड में क्या हो जाए? तो इलोंगेशन हो जाए या क्या हो जाए? डिस्टॉर्शन, कंप्रेशन हो जाए। बॉन्ड क्या हो जाए? कंप्रेस्ड हो जाए। तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझ रहे हो? ड्यू टू मेटल फैक्टर। क्या फैक्टर है मेटल का, उसकी बात करेंगे। मेटल के फैक्टर की वजह से या तो बॉन्ड इलोंगेट हो जाए या बॉन्ड क्या हो जाए? कंप्रेस्ड हो जाए। तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को क्या बोलते हैं? हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर क्या रहती है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होकर क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। पेपर में क्वेश्चन आता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से काफी। कई बार तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएंगे। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कितने प्रकार का हो सकता है वो देखिए। पहले तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्या क्या डिस्टॉर्शन आ सकते हैं स्ट्रक्चर में? पहला आ सकता है कि लिगेंड जैसे सेम है, 5 आपके लिगेंड हैं, ये सारे बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम है ना। तो ये आपकी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऑक्टाहेड्रल में अपने को पता है 3 एक्सिस से आते हैं। तो आपके दो बॉन्ड क्या हो जाए?
लंबे हो जाए, लॉन्ग हो जाए। किस प्रकार से कि ये दोनों बॉन्ड तो हो जाए लॉन्ग, ये शॉर्ट हो जाए। तो पहला डिस्टोर्शन हो सकता है ये, इस टाइप का डिस्टोर्शन हो सकता है कि दो बॉन्ड आपके जेड एक्सिस वाले क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए, बाकी चार क्या हो जाए, सेम रहे। बाकी चारों सेम है, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। तो इस प्रकार के डिस्टोर्शन को बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल से क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, तो इसे बोलते हैं टेट्रागोनली इलोंगेशन। पहला डिस्टोर्शन क्या हो सकता है, टेट्रागोनली इलोंगेशन। बॉन्ड क्या हो जाए, जेड एक्सिस वाले लॉन्ग हो जाए, जेड एक्सिस वाले बॉन्ड क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। तो इस प्रकार के डिस्टोर्शन को बोलेंगे टेट्रागोनली इलोंगेशन, या इसे बोलेंगे जेड आउट, जेड आउट, जेड आउट स्ट्रक्चर, क्योंकि जेड क्या हुए, लंबे हुए, तो इसे बोलते हैं जेड आउट स्ट्रक्चर। अब देखना यहाँ का इसका टर्म, इसका यदि मैं पॉइंट ग्रुप निकालूं तो क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल आता है, ऑक्टाहेड्रल आता है। यहाँ पे मैं निकालूंगा तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो रहा नहीं, तो सिमेट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल की वजह से सिमेट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखना यहाँ से पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, यहाँ से निकलेगी C4, यहाँ से निकलेगी C2, C4 C2 परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट ग्रुप आ जाएगा D4H। इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, D4H। तो ऑक्टाहेड्रल से किस में चेंज हो गया, D4H में हो गया। अपने को पता है ऑक्टाहेड्रल में ऑपरेशन कितने होते हैं, 48, और D4H में कितने होंगे, 16। तो सिमेट्री क्या हो गई, लोअर हो गई। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण सिमेट्री लोअर हो जाती है, सिमेट्री कम हो जाती है, और ऑक्टाहेड्रल से किस में चेंज हो गया, D4H में, ड्यू टू ट्राइगोनली इलोंगेशन, ट्राइगोनली इलोंगेशन। ठीक है। दूसरा क्या केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि जेड एक्सिस की तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही रहे जो पहले थी, बाकी एक्स और वाई एक्सिस की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। ठीक है। इसमें देखना कंडीशन क्या है, एक्स जेड ग्रेटर देन है, एक्स और वाई क्या है, बराबर है। एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ तो बराबर है, जेड इनसे बड़ा है। यहाँ क्या है, जेड छोटा है, एक्स और वाई इक्वल है, एंड एक्स और वाई बराबर है लेकिन जेड से बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड तो उतना ही रहा, एक्स और वाई बड़े हो गए। तो इस केस में देखो जेड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जेड एक्स वाई से छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को बोलेंगे टेट्रागोनली कंप्रेशन, टेट्रागोनली कंप्रेशन। ठीक है, टेट्रागोनली कंप्रेशन, इससे बोलेंगे जेड इन भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जेड इन, क्योंकि जेड क्या दिख रहे हैं, अंदर दिख रहे हैं एक्स वाई की कंपेयर में। और इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या आएगा, D4H। इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या आएगा, D4H। ठीक है। तीसरा डिस्टॉर्शन और एक हो सकता है कि तीनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाए, एक्स जेड की बॉन्ड लेंथ यानी कि x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू जेड, तीनों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तीनों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू जेड, इसे या तो इसे बोलते हैं 2-2-2 डिस्टोर्शन, इसे बोलते हैं 2-2-2 डिस्टोर्शन। तीनों बॉन्ड लेंथ अलग हो जाए। याद रखना जो बॉन्ड लेंथ ये है वही ये होगी, है ना। यहां देखना ये और ये इक्वल होगी, इसके ट्रांस वाली इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, पर तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो तीन प्रकार के डिस्टॉर्शन हो सकते हैं जॉन टेलर के कारण, टेट्रागोनली इलोंगेशन, टेट्रागोनली कंप्रेशन, 2-2-2 डिस्टॉर्शन। ये तो डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कहाँ, किन कॉम्प्लेक्सेज में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपल सीधा चीजें बताता रहता हूं ताकि क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कहाँ, वेयर, कहाँ होगा। ये देखना इलेक्ट्रिकली एसिमेट्रिक
कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। यदि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल है। समझना, जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या है? ये कॉम्प्लेक्स होता है, इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है। नीचे क्या होता है? T2G, ऊपर EG। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो ये क्या है? एसिमेट्रिक है ना, एक भरा हुआ है, दो खाली है, तो इसमें क्या होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इसमें क्या होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। यदि मैं दो भर देता हूं तो भी क्या है? एसिमेट्रिक है। ये क्या है? एसिमेट्रिक है। यदि मैं दो भर देता हूं तो भी क्या है? एसिमेट्रिक है। इसमें भी होगा। लेकिन मैं तीन भर देता हूं ये, तो ये क्या हो गया? टेट्रागोनली सिमेट्रिक हो गया। तीनों के तीनों इक्वल भरे हुए, तीनों के तीनों इक्वल भरे हुए, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ऐसे मैं EG की बात करूं, ये क्या है? ये भरा हुआ, लेकिन ये क्या है? एसिमेट्रिक है। ये क्या है? एसिमेट्रिक है, तो इसमें होगा। लेकिन मैं यदि ऐसे कर दूं, दोनों भर दूं, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक, तो इसमें नहीं होगा। तो कहां होगा? वेयर एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो, इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो देखने का सीधा सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, बहुत कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाया जाएगा, वरना नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात अलग अलग लिख देता हूं, आपको एक टेबल बना देता हूं कि कहां होगा कहां नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन की। ठीक है, तो T2G1 EG0 होगा, T2G2 EG0 नहीं होगा। फिर क्या होता है? T2G3 सॉरी होगा, क्योंकि एसिमेट्रिक है। T2G3 तीन बढ़ते, ये क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। T2G3 EG1 होगा। ये कौन सा केस है? D1, D2, D3, D4, T2G3 EG5। EG5 करते क्या होगा? ये सॉरी EG2, तीन इसमें भरे हुए, दो इसमें भरे हुए, सिमेट्रिक है, नहीं होगा। D5, ठीक है, नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूं T2G4 EG2, इस बार ये एसिमेट्रिक हो गया, होगा। T2G5 EG2 होगा। T2G6 EG2 नहीं होगा। T2G7 सॉरी T2G6 EG3 होगा, और T2G6 EG4 नहीं होगा। तो दिख गया कहाँ हो रहा है? जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे होगा, और जहां पे सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, इसमें नहीं होगा। D3 में, D5 में नहीं होगा, D8 में नहीं होगा, और D10 में नहीं होगा। बाकी सब में दिखाया जाएगा ऑक्टाहेड्रल हाई स्विन के केस में। ऑक्टाहेड्रल लो स्विन का केस बात करूं मैं, ऑक्टाहेड्रल लो स्विन का बात करूं तो T2G1 EG0 या D1 में होगा, D2 में होगा, D3 में नहीं होगा, D4 में होगा, D5 में होगा, D6 में नहीं होगा, D7 में होगा, D8 में नहीं होगा, D9 में होगा, D10 में नहीं होगा। समझ में आ गया कि कब होगा कब नहीं होगा। सेम आपका टेट्राहेड्रल में चलेगा। टेट्राहेड्रल में भी आपको क्या देखना है? एसिमेट्रिक ही देखना है, जहां पे एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। हालांकि मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे हम बोलते हैं ईडी स्टेट।
ईडी स्टेट। देखना, इसे मैं रफ कर देता हूं, दो सिंबल लेता हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है, एसिमेट्रिक है, इसे मैं बोलता हूं ईडी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिकली डी जेनरेटेड स्टेट, क्योंकि दोनों समान एनर्जी में है। इलेक्ट्रॉनिकली जब दो एनर्जी सेम रहती है, डीजेनरेटेड। और यदि मैं दोनों क्या कर दूं, सेम कर दूं, सिमेट्रिक, इसे बोलता हूं मैं नॉन ईडी स्टेट, नॉन ईडी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेटेड, नॉन इलेक्ट्रॉनिकली जेनरेटेड स्टेट। ठीक है, तो कब होगा ये समझ में आ गया। ऐसे टेट्राहेड्रल की बात कर सकता हूं मैं। टेट्राहेड्रल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है, ये होता है, तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, है ना। टेट्राहेड्रल तो हमेशा इसमें रहता है, टेट्राहेड्रल तो हमेशा इसमें रहता है। तो D1 में क्या होगा, होगा। D2 होती सिमेट्रिक हो गया, नहीं होगा। D3 में होगा, D4 में होगा, D5 में नहीं होगा, D6 में होगा, D7 में नहीं होगा, D8 में होगा, D9 में होगा, D10 में नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल में कब होगा, कब नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, कब होगा कब नहीं होगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के देख लेना। यदि वो सिमेट्रिक है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, यदि वो एसिमेट्रिक है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब होता क्यों है, वेयर हमने देख लिया कि कब होगा। अब देखते हैं होता क्यों है, वाई, क्यों होता है। देखना, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं। आपका एक ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टेट, ये क्या था, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक जाता है, ये एसिमेट्रिक से क्या जाता है, सिमेट्रिक जाता है, और क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, या फिर इसे बोलते हैं ईडी स्टेट। ईडी स्टेट, ईडी स्टेट से किस में जाता है, नॉन ईडी में जाता है, या सिमेट्रिक में जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक में जाता है, या इलेक्ट्रॉनिकली ईडी स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक नॉन ईडी स्टेट में जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए। देखिए कैसे होगा, ये दोनों इक्वल एनर्जी पे थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ था। यदि मैं, ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ये क्या था, dx² y² और dz²। तो नीचे कोई भी जा सकता है, dz² dx² y²। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा। ये इसके बराबर था, ये था बेरी सेंटर, और ये del/2 रिलीज एनर्जी हो गई, ये हो गया del/2 अपर। तो इतनी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। यहाँ से जब यहाँ आया, एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक आई, ईडी से नॉन ईडी आया, तो ये एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई तो क्या हुआ, ये स्टेबलाइज हुआ। ये स्टेबलाइजेशन होने के लिए क्या करता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा, और शो करेगा तो क्या होगा, ये एनर्जी नीचे आई, इस कारण ये स्प्लिट हो गई। इस स्प्लिट होने से स्ट्रक्चर चेंज हुई, कैसे होगी वो बताऊंगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसे बोलते हैं जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी दो प्रकार की होती है, CFSE प्लस JTSE। ये क्या होती है, वेरी लो, और वेरी लो होती है तो इसे हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान देते हैं, और हम सिर्फ ये निकाल देते हैं, जबकि दोनों का मिक्सर होता है। तो क्यों हुआ, एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक जाता है, या नॉन ईडी से नॉन ईडी में जाता है, तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को बोलते हैं जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइजेशन देने के लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ये जो ईडी स्टेट है, ये ईडी स्टेट स्प्लिट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाता है, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो टू गेट स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अक्कर। अब देखो, एक में तो हुआ, दो में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यदि ये यहाँ था तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता, कभी पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी के बहुत कम है, बहुत ही
कम है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, ये यहाँ जाता तो ओवरऑल एनर्जी कितनी हो जाती, ये माइनस ये 0, यही रह जाती, तो क्यों जाएगा, तो सिमेट्रिक में नहीं जाता, एसिमेट्रिक में कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ में आ गया, एसिमेट्रिक में इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जैसे ही मैंने सिमेट्रिक किया तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, 0 एनर्जी रहेगी, इसलिए सिमेट्रिक वाले में नहीं होता, एसिमेट्रिक वाले में होता है। ऐसे ही देखना T2G की बात करता हूं, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, नीचे आ जाए, ये खाली रह गया, तो ये एनर्जी क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 ऑर्बिटल नीचे आ गए, एक ऊपर चला गया, नीचे कौन आ गई, dxy dxz और dyz, ऊपर कौन चला गया, dxy, दोनों क्या आ गए, नीचे आ गए, तो एनर्जी क्या हुई, कुछ रिलीज हुई, तो ये क्या होगा, स्टेबल हुआ, इसलिए एसिमेट्रिक। जैसे ही मैं तीसरा भरूंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, टोटल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, 0, तो सिमेट्रिक में नहीं होता, एसिमेट्रिक में होता है। समझ में आ गई, 2 चीज समझ में आ गई आपको, कब होगा, जब एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो। क्यों होगा, एसिमेट्रिक में एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक में जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये होता है। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखना इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, यदि इलोंगेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखना कि m z वाले क्या हो गए, इलोंगेट हो गए। इलोंगेशन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, z वाले क्या हो गए, इलोंगेट हो गए, थोड़ा सा और लॉन्ग कर देता हूं मैं, ये इलोंगेट हो गए, इसका मतलब लिगेंड यहाँ पे मेटल तक कंप्लीटली अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो जब मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स का। तो जब ये Z वाले इलोंगेट हो गए तो Z पे क्या है, प्रॉपर रिपल्सन नहीं लग पा रहा, तो Z एक्सिस वालों पे रिपल्सन कम लगे, Z वाले इलोंगेट हो गए, यानी कि Z पे प्रॉपर रिपल्सन नहीं लग पा रहा, तो Z वाले क्या हो जाएंगे, लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, और XY वाले ऊपर चले जाएंगे। ये क्या होना जाएगा, dz², ये dx²y², Eg किस में स्प्लिट हो गया, dz² नीचे आ गया, dx²y² ऊपर चला गया। इसी प्रकार Z वाले यहां पे भी नीचे चले जाएंगे, dxz dyz dxy, समझ रहे। तो इलोंगेशन में क्या होगा, डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, Z आउट का कोई CFSE डायग्राम पूछे तो कैसा बनेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, Eg है, Z इलोंगेट हो गया, समझना, देखो Eg ऑक्टाहेड्रल में Z इलोंगेट हो गया, तो CFSE या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती थी, लिगेंड जितना ज़्यादा अप्रोच करेगा ऑर्बिटल उतने ज़्यादा रिपल्सन महसूस करेगा। तो यहाँ पे Z एक्सिस वाले दूर हो गए, तो यहाँ पे, हालांकि मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा इसे, ये तो मेरा तरीका जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने, ये समझाने के लिए कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो Z इलोंगेट हुआ तो Z एक्सिस पे रिपल्सन कम हो गया, तो वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, तो Z वाले लोअर एनर्जी में आ गए, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ये 2 नीचे आ गए, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। ये किसका स्प्लिटिंग है, Z आउट का। कंप्रेशन की बात करूं तो कंप्रेशन में क्या होता है, मेटल XY वाले क्या हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं, X एक्सिस और Y एक्सिस क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। तो यहाँ पे XY पे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, Z पे कम लगेगा, तो क्या होगा, Z² ऊपर चला जाएगा और X² Y² कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, dxy नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चले जाएंगे, dyz dzx,
ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये जेड इनका। कंप्रेशन में कैसा CFS डायग्राम बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। इलोंगेशन में कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ में आया क्या बना? इलोंगेट हुए, जेड पे रिपल्सन कम हुआ तो जेड वाला नीचे आ गए। कंप्रेशन में एक्स वाई पे रिपल्सन कम हुआ तो एक्स वाई वाले नीचे आ गए। तो ये कब CFS डायग्राम होगा? ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कब जोन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, क्यों होगा, और 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। इलोंगेशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, 2:2 हो सकता है। 2:2 बहुत रेयर केस है, एक आधे एग्जांपल है। तो इलोंगेशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। अब कब इलोंगेशन होगा और कब कंप्रेशन होगा वो समझना। कब इलोंगेशन होगा और कब कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, यदि क्या है, ईजी अनसिमेट्रिक है, इफ ईजी अनसिमेट्रिक, ईजी अनसिमेट्रिक का केस ले रहा हूं मैं, जो अपना ईजी वाला है उसका केस ले रहा हूं मैं। तो ईजी अनसिमेट्रिक है तो 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, देखना। ये तो आपका भरा हुआ है या खाली है, देखना। ये ईजी अनसिमेट्रिक है तो 2 प्रकार के केस हो सकते हैं। ये जब स्प्लिट होगा तो पहला क्या केस हो सकता है, डी जेड स्क्वायर नीचे हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जब डी जेड स्क्वायर नीचे जाएगा, देखना 2 प्रकार के केस हो सकते हैं। पहला, डी जेड स्क्वायर नीचे आए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर आए। तो डी जेड स्क्वायर नीचे जाएगा तो मेटल 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, 3 एक्सिस है। अब देखना, जेड पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखना, ये केस था। तो क्या केस हो सकता है, या तो जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन चला जाए, एक केस हो सकता है ये कि जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन चला जाए। जेड स्क्वायर में चला जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेटल पे क्या हो गया, सिल्टिंग ज़्यादा हो गई। सिल्टिंग ज़्यादा हो गई तो लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्स उतना अट्रैक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड के लोन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो यदि ऐसा केस हो गया तो जेड वाले क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे और ये रहेंगे पास में, ये रहेंगे पास में। तो जेड वाले इलोंगेट हो जाएंगे तो ये भी इक्वली स्प्लिट हो जाएंगे। ये कहाँ चला जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई। एक केस ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, डी जेड स्क्वायर में चला जाए। तो डी जेड स्क्वायर में चला जाएगा तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। समझ में आया? जेड स्क्वायर में इलेक्शन क्योंकि जेड में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये रिपेल करेगा लिगेंड को, तो लिगेंड रहेंगे दूर, ये दोनों आएंगे पास। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में चला जाए, डी जेड स्क्वायर खाली रहे। दूसरा केस ये हो सकता है, ये केस क्या था, जेड आउट का। दूसरा क्या हो सकता है, जेड इन हो सकता है। तो ये जाएंगे तो ये भी सेम ऐसे ही जाएगा, डी एक्स वाई नीचे जाएगा, डी एक्स स्क्वायर एक्स जेड और डी वाई जेड ऊपर जाएगा। यही होगा ना जेड इनका केस, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे रिपल्सन लगेगा, लिगेंड दूर रहेंगे, ये लिगेंड ज़्यादा पास आएगा। तो ये केस क्या हो जाएगा, एम एल 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 एल, ये केस होगा। तो दोनों केस हो सकते हैं, जेड आउट हो सकता है और जेड इन हो सकता है, और एक्चुअल दोनों ही होते हैं। जब एसिमेट्रिक हो तो जेड आउट भी होता है, जेड इन भी होता है, दोनों चलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखना, जब जेड आउट का केस है तो कितने लिगेंड इंटरेक्शन कर रहे हैं मेटल से, 4 लिगेंड क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 4 लिगेंड क्या है, मोर इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है। 4 लिगेंड क्या है, मेटल के ज़्यादा पास है, 2 दूर है। यहाँ पे क्या है, 2 पास है, 4 दूर है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है,
ज़्यादा स्टेबल वो है, ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा है, कौन सा इंटरेक्शन, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, इसलिए जब Eg सिमेट्रिक होता है तो जेड आउट क्या होता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। तो Eg1 हो चाहे Eg3 हो, हमेशा कौन सा आपको मिलेगा, जेड आउट ही मिलेगा। तो समझ में आ गया कि कब होता है जोंटल डिस्टॉर्शन, क्यों होता है, दो प्रकार से हो सकता है, तो इलोंगेशन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है। तो अब हम ये देख रहे हैं इलोंगेशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा। तो ये मैंने समझा दिया कि जब Eg एसिमेट्रिक है तो हमेशा क्या होगा, इलोंगेशन होगा, जेड आउट होगा, क्योंकि इसमें 4 लिगेंडों का इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 लिगेंडों का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। और इनकी CFAC डायग्राम कैसे बनेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया, जब Eg अनसिमेट्रिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, जब T2G एसिमेट्रिक हो, जब क्या हो, T2G एसिमेट्रिक हो, when T2G इज एसिमेट्रिक, जब T2G एसिमेट्रिक है तो क्या होगा, T2G एसिमेट्रिक है। सारी बात मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, अभी तक टेट्राहेड्रल की कोई बात नहीं कर रहा है। टेट्राहेड्रल में लास्ट में आपको बता दूंगा कि टेट्राहेड्रल में कैसे होगा, क्योंकि मोस्टली ऑक्टाहेड्रल में पूछता है। जब T2G एसिमेट्रिक हो तो T2G के क्या दो प्रकार के केस हो सकते हैं T2G के। एक मैं बात कर रहा हूँ T2G1 की, T2G1 है तो देखना दो प्रकार से स्प्लिटिंग हो सकती है, जेड इलोंगेशन या जेड कंप्रेशन। T2G में ये है, तो दो प्रकार की स्प्लिटिंग हो सकती है, जेड इलोंगेशन या कंप्रेशन। यदि मैं क्या करता हूं, इलोंगेशन करता हूं, जेड आउट करता हूं, तो ये क्या होगा, यदि मैं जेड आउट करता हूं तो ये क्या होगा, जेड आउट में 2 नीचे आएंगे और एक ऊपर जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि जेड आउट में क्या होता है, जेड आउट में डी जेड स्क्वायर नीचे जाता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर जाता है, तो ये भी नीचे जाएंगे। तो इसमें एक डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया। या फिर क्या हो सकता है, जेड इन हो सकता है। जेड इन में क्या होगा, एक नीचे 2 ऊपर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड। या फिर हो सकता है जेड इन। तो T2G1 हो तो क्या कैसे हो सकता है, या तो जेड आउट होगा या जेड इन होगा। जेड आउट में ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जेड इन में ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अपना मोटिव क्या था, जोंटल डिस्टॉर्शन हो क्या रहा था, एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक जाएगा, एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक जाएगा। तो एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक गया क्या, नहीं गया, सिमेट्रिक तो यहां हुआ क्योंकि एक हुआ, और एनर्जी इसमें फिर से, ये तो फिर से स्प्लिट हो जाएगा। तो कौन सा केस आएगा, जेड इन। समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अपने को पता है 0 सेंटर होना चाहिए, तो ये नीचे जितना ज्यादा जाएगा ये कम जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो T2G1 के केस में हमेशा क्या होगा, जेड इन होगा। ऐसे T2G4 का केस है, ये केस है, तो भी क्या होगा, जेड इन होगा, जेड इन होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं T2G की केस, 2 ले लेता हूं, तो एक तो यहां आएगा, एक यहां आएगा। इस बार कौन सा होगा, ये तो फिर से एसिमेट्रिक हो गए, कौन सा होगा, जेड आउट। 2 के केस में क्या होगा, जेड आउट। समझ में आ गया, T2G1 है तो जेड इन प्रीफर होगा, T2G2 है तो ये प्रीफर होगा, T2G3 में कुछ होता ही नहीं है। तो समझ में आ गया कब कौन सा होगा, जेड इन होगा कि जेड आउट होगा, जेड इन होगा कि जेड आउट होगा। तो हमेशा याद रखना, T2G1 हो, Eg0 हो तो क्या होगा, जेड इन। T2G2 Eg0 जेड आउट। T2G3 Eg0 कुछ होता ही नहीं, जोंटल डिस्टॉर्शन ही नहीं होता। T2G3 Eg1, Eg एसिमेट्रिक है तो हमेशा क्या होगा, जेड आउट। T2G5 T2G3 Eg2 सिमेट्रिक है, होगा ही नहीं। T2G4
Eg2, T2G4 वापस वही केस आ गया, एक वाला इलेक्ट्रॉन Z in, T2G5 Eg2 Z out, T2G5 T2G6 Eg2, फिर से सिमेट्रिक आ गया, होगा ही नहीं, T2G6 Eg3, फिर से क्या है Eg एसिमेट्रिक है तो हमेशा क्या होगा Z out, और T2G6 Eg4 होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका है जॉन टेलर डिस्टोर्शन कि कब जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा कब नहीं होगा, होगा तो Z in होगा कि Z out होगा। ठीक है, Z in होगा कि Z out होगा। तो जैसे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, इनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा कि नहीं होगा, किन में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा किन में नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा। तो देखना CrNH3 ये क्या है, क्रोमियम प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3 मतलब D3 है ना, और D3 में होगा क्या, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, तो इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा ही नहीं। फेरस H2 Fe+2 D6, कौन सा केस है, H2O6 के साथ हाई स्पिन है, हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा भरा जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भरा जाएगा ना, ये भरा जाएगा तो कौन सा केस होगा Z in, कौन सा केस होगा Z in। D9 T2G6 Eg3 जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा, होगा कौन सा Z out। D7 है कि D6 है, D6 है, कौन सा केस है, कोबाल्ट कर दो इसे, है ना, वाटर के साथ लो स्विन, T2G6 Eg0 होगा क्या, होगा ही नहीं। D5 हाई स्विन होगा ही नहीं। तो समझ में आ गया कब होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा Z out, इसमें होगा Z in, यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि कब जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा कब नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। अब मैं एक बार टेट्राहेड्रल की ओर बात कर देता हूँ। टेट्राहेड्रल में मैंने आपको बता दिया कि टेट्राहेड्रल जब एसिमेट्रिक होता है तो ही होता है, एसिमेट्रिक होगा तो ही होगा वरना नहीं होगा। जैसे इसमें होगा, यदि T2G5 होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है टेट्राहेड्रल में दो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल क्या होता है, जैसे ML L L L ये स्ट्रक्चर होती है। तो यदि डिस्टोर्शन होता है तो दो बॉन्ड इलोंगेट हो जाते हैं, M L और L, ये दो बॉन्ड इलोंगेट हो जाते हैं और ये शॉर्ट रह जाते हैं, ये क्या रह जाते हैं, शॉर्ट रह जाते हैं। तो दो बॉन्ड इलोंगेट हो जाते हैं, दो शॉर्ट रह जाते हैं। एक ही कंडीशन आती है इसमें, यदि एसिमेट्रिक हो कॉन्फ़िगरेशन तो दो बॉन्ड इलोंगेट हो जाते हैं, दो शॉर्ट हो जाते हैं और इनका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ से निकालेंगे तो इस बार टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है C2V, पॉइंट ग्रुप ये निकलती है यहाँ से C2 और V, C2V। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप जैसे कैसे आता है FeO4-4। नेट पे पूछा हुआ है इसका पॉइंट ग्रुप, ये टेट्राहेड्रल है क्या, नहीं है, ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है। ये क्या है, डिस्टोर्टेड। देखो Fe क्या केस हो गया, Fe+4, Fe+4 का मतलब D4, यही हुआ ना, Fe+4 का मतलब D4।
और ऑक्टा टेट्राहेड्रल में से हाइसिन होता है तो 1 2 3 4, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी और इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाता है C2V। नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है FeO4-4 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2V पॉइंट ग्रुप होता है। अब देखना एक्सटेंट ऑफ JTD, एक्सटेंट ऑफ JTD कि JTD एक्सटेंट ऑफ JTD कब कितना ज़्यादा होगा, ये पूछे कि आपको कई कॉम्प्लेक्स यदि किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो एक्सटेंट ऑफ JTD हमेशा याद रखना, एक तो आपका T2G एसिमेट्रिक हो और एक आपका EG एसिमेट्रिक हो तो हमेशा EG में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि EG डायरेक्ट एक्सियल होता है, बात मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। T2G से ज़्यादा हमेशा EG में होता है। क्यों होता है, क्योंकि EG डायरेक्ट एक्सिस पे होती है तो वहाँ पे रिपल्सन और ज़्यादा महसूस होगा। देखो T2G तो क्या होता है मिडल दैट मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो इतना इफेक्ट नहीं कर पा रहा। तो T2G में EG से हमेशा ज़्यादा होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं वीक या नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो T2G से ज़्यादा होगा EG में। दो कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपके पास एक तो है TiCl6-3 और एक आपके पास है CuH2O6+2। तो ये क्या है D1 है, ये क्या है D9 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है T2G1 और इसका क्या है T2G6-Eg3। तो इसमें तो T2G में है, इसमें EG में है, तो ये हमेशा EG वाला क्या होगा ज़्यादा होगा। ज़्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होगा EG में होगा। अब ठीक है, तो EG यदि दोनों केस ही EG के आ जाएं, T2G से ज़्यादा EG में होगा और दोनों केस ही EG के आ जाएं तो EG1 से ज़्यादा होगा EG3 में, EG1 से ज़्यादा होगा EG3 में, ठीक है। एक तो EG3 का केस है और एक EG1 का केस है, तो किस में ज़्यादा होगा EG3 में, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। दूसरा बात करते हैं मेटल डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप JTD क्या होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पे JTD इंक्रीज होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के एक्सटेंट पूछे तो आपको एक सीधा सा लॉजिक दे देता हूं, जितना ज्यादा ये गैप होगा, ये गैप होगा, डेल जितना ज्यादा होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। तो T2 से ज्यादा EG में होता है, EG1 से ज्यादा EG3 में होता है। ये तो केस है। अब EG3 के कई केस दे दे आपको, तो अप टू डाउन जाने पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा ज्यादा होगा। जैसे आपकी बात करें Copper+2, Ag+2 और Au+2, तीनों में ये भी क्या है EG3, ये भी क्या है EG3, ये भी क्या है EG3, तो तीनों EG3 हैं। तो अप टू डाउन जाने पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किस में मिलेगा Au+2 में, फिर मिलेगा Ag+2 में, सबसे कम किस में मिलेगा Copper+2 में। अप टू डाउन जाने पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बढ़ता है। तीसरा आपको क्या दे, मेटल सेम दे दे और लिगेंड अलग अलग दे। तीसरा आपको क्या दे, लिगेंड अलग अलग दे। तीसरा लिगेंड, तो लिगेंड का सीधा सा ये मैंने वही बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू JTD। जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा ये गैप उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ये गैप होगा उतना ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, उतना ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कॉपर H2O6+2 और कॉपर NH3+6+2, किन में ज़्यादा, ये भी EG3 है, ये भी EG3 है, दोनों कॉपर हैं। तो
तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें डिस्टोर्शन भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो कब ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन आपको कोई कॉम्प्लेक्स देकर पूछे तो T2 से ज़्यादा EG में, EG के केस हो तो EG1 से ज़्यादा EG3 में, EG3 के केस हो और मेटल अलग अलग हो तो अप टू डाउन जाने पे जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन बढ़ता है। मेटल सेम हो और लिगेंड अलग अलग हो तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ही ज़्यादा जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन। ये हमने बात की जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन की, कब होता है, क्यों होता है, कैसे आप पता करोगे कि Z आउट होगा कि Z इन होगा और किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। हमने बात कर ली थी जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन की, कब होगा कब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली कि जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन, कई बार क्या अपने पास कुछ केस होते हैं जिसमें जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होना तो चाहिए लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, हमें मिलता नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कुछ केसेज की, जैसे पहला केस बात करता हूँ, इफ ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इफ बॉन्ड लेंथ इक्वल कि उसका रीजन क्या है। कई बार क्या होता है जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होना चाहिए था, Z इन या Z आउट आना चाहिए था, बट हमें सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या मिली? इक्वल मिली। तो उसका रीजन क्या है? जैसे TiCl6-3 Ti+3, ये क्या है? D1 T2G1 EG0, T2G1 EG0, T2G एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है तो जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होगा, जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होगा तो ये क्या होना चाहिए? Z इन होना चाहिए, Z इन होना चाहिए। और जब हमने प्रैक्टिकली इसका ऑब्जर्वेशन किया तो ये हमें इलोंगेशन कंप्रेशन ही मिला, कंप्रेशन ही मिला, ठीक है। TiCl6-3 Z इन होना चाहिए था और हमें Z इन ही मिला, ठीक था, अपना थ्योरेटिकल सही था ये। लेकिन जब मैंने बात की TiH2O6+3 की तो ये भी क्या है? Ti+3। D1 का केस है T2G1 EG0। अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए हम देखेंगे तो भाई जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन तो है, EG एसिमेट्रिक T2G एसिमेट्रिक का जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होगा और जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होगा, और D1 का केस है तो Z इन होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड क्या है? Z इन, बट ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। जब हमने प्रैक्टिकली इसे देखा तो देखा कि इसकी सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या थी? इक्वल थी। तो हमारी तो थ्योरी फेल हो गई कि ऑब्जर्वेशन, चलो एक में मान ली कि ऑब्जर्वेशन गलत है, इक्वल आना Z इन चाहिए था लेकिन इक्वल आया, ठीक है। फिर हमने बात की कॉपर H2O6+2 की, D9 यानी कि T2G6 EG3 है, एसिमेट्रिक है, जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन है, Z आउट होना चाहिए था और Z आउट ही मिला प्रैक्टिकली, Z आउट ही मिला, ठीक है भाई, अपनी थ्योरी फिर से सही हो गई। लेकिन जब मैंने बात की कॉपर NO2 की, कॉपर NO2+6 की, तो ये भी D9 का केस है, EG3 है, Z आउट होना चाहिए था, बट ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो इसकी सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आई। तो ऐसा क्यों हुआ कि जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होना चाहिए था बट नहीं हुआ? इसके क्या रीजन है? और इसका रीजन क्या दिया? जब आपको पेपर में देख के पूछे कि इसमें जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन होना चाहिए था लेकिन सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आई, तो इसका क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन देना, क्या? जब बॉन्ड लेंथ क्या हो? इक्वल हो। Z इन या Z आउट होना चाहिए था लेकिन बॉन्ड लेंथ इक्वल आई। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, इसमें Z इन होना चाहिए था, Z इन है, ये Z इन होना चाहिए था, बॉन्ड लेंथ इक्वल आई। Z आउट होना चाहिए था, Z आउट है, Z आउट होना चाहिए था लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल आई। तो इसका एक रीजन दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन। क्या दिया जाएगा? डायनेमिक
जॉन टेलर डिस्टोर्शन। इसका कोई भी रीजन पूछे तो एक ही रीजन देना आपको, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जेड इन और जेड आउट दोनों होते हैं। जब भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा जेड आउट भी होगा जेड इन भी होगा, लेकिन कौन सा होता है, जब ईजी एसिमेट्रिक हो तो हमेशा जेड आउट होता है, ईजी वन हो तो जेड इन ऑब्जर्व होता है। तो जब एक ऑब्जर्व हो तो बोलते हैं हम स्टैटिकल, लेकिन जेड आउट और जेड इन दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी जेड इन में जा रहा है, कभी जेड आउट में जा रहा है, कभी जेड इन में जा रहा है, कभी जेड आउट में जा रहा है, तो इस प्रकार के जॉन टेलर डिस्टोर्शन को बोलते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो आपको यह हम कभी ये नहीं बता सकते किसी कंपाउंड को देख के कि डायनेमिक है कि स्टैटिकल है, हमें पेपर में दिया हुआ हैगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ सेम है, क्यों है हमें ये बताना है। तो जब भी आपको पेपर में देख के पूछे कि ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन होना चाहिए था लेकिन सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इसकी सेम आई, क्यों आई, तो हमेशा रीजन क्या होगा, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन की जेड आउट और जेड इन दोनों में इक्वली टाइम स्पेंड कर रहा है, इक्वली टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ हमें क्या आ रही है, इक्वल मिल रही है, तो इसका रीजन दिया जाएगा डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, देखना पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, TiH2O6+3, तो ये क्या है, T2G1 का केस है, और ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ही वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ईजी में बहुत ज़्यादा होता है, T2G1 में क्या होता है, बहुत कम होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, और ये क्या होता है, ऑब्जर्व ही नहीं होता, इतना नॉन सिग्निफिकेंट होता है कि इसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर पाते, इसलिए सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या आई, इक्वल दिखाई दी, और इसे बोलेंगे डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, ये इतना एनर्जी गैप, क्योंकि इसमें जब ये हुआ इसका एनर्जी गैप इतना कम है कि कभी ये यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो नॉट फिजिबल था, नॉन सिग्निफिकेंट था, तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं होता T2G वालों का, और रीजन वही दिया जाएगा डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आई, इक्वल आई। ठीक है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं एक अदर की M2Pb कॉपर NO2 6, इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी रीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है, इक्वल ऑब्जर्वेशन होती है, उसका रीजन वही है डायनेमिक जेटीडी, यानी कि कभी जेड इन, कभी जेड आउट, कभी जेड इन, कभी जेड आउट। लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है कॉपर कि ये दोनों जेड आउट होना चाहिए था, ये दोनों बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी, ये छोटी होनी चाहिए थी, ये हो गई एक्सियल, ये हो गई इक्वेटोरियल। तो ये क्या करते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज होती रहती है, एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वल एक्सिटोरियल में, फ्लक्शनल बिहेव दिखाती है, नियल बिहेव दिखाती है। फ्लक्शनल बिहेव दिखाने की वजह से ये जेड इन जेड आउट में क्या होती रहती है, आपस में चेंज होती रहती है। तो हमें रूम टेम्परेचर पे ये क्या होती है, हमें रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे ये आपस में फ्लक्शनल बिहेव दिखाती है, एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में एक्सचेंज होती रहती है, यानी कि कभी जेड इन, कभी जेड आउट, कभी जेड इन, कभी जेड आउट, दोनों इक्वल रहती है, और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से हमें इक्वल दिखती है और फ्लक्शनल बिहेव दिखाती है। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जाऊंगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। कम टेम्परेचर 298 में से टेम्परेचर क्या करूंगा मैं, लो करूंगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। तो ये क्या दिखाएगी, जेटीडी शो करेगी, और उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा, फ्रोजन आउट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलूंगा मैं, फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, मेटल पे डिपेंड करता है।
आपको मैं लिखा देता हूँ, पेपर में हालांकि पूछता नहीं लेकिन कभी पूछ भी ले तो यदि मेटल क्या है Tl+1 K प्लस Cgm+, जैसे जैसे साइज बढ़ती है फ्रोजन आउट टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसका टेम्परेचर होता है पोटेशियम का 274, 276, 285, इसका Tl+ का होता है 272 केल्विन। ठीक है, ये इसके फ्रोजन आउट टेम्परेचर होते हैं 274, 276, 285, 272, यानी कि ये 285 केल्विन। देखना जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये है K2 PbCu NO2 2 6 ये, इसको मैं 298 केल्विन पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऑल बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वल है, इक्वल है किसकी वजह से, डायनेमिक जेटीडी की वजह से। लेकिन मैं इसका टेम्परेचर कम करता कौन सा टेम्परेचर ले आया 285 केल्विन ले आया, तो 285 से ये ऊपर क्या दिखा रहा है डायनेमिक जेटीडी दिखा रहा है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन जैसे ही मैं 285 केल्विन लाया, 285 केल्विन लाया, इसे बोलता हूं मैं फ्रोजन आउट टेम्परेचर F40, फ्रोजन आउट टेम्परेचर 285 लाया, तो ये क्या हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल में आपस में ट्रांसफर क्या हो गया, बंद हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, रिजिड हो गई, और रिजिड हो गई तो ये क्या दिखाएगा जेड आउट दिखाएगा, यानी कि एक्सियल होगा इक्वेटोरियल से बड़ा, और यहाँ पे ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कब अपना जेड आउट है, कब जेड इन है, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आए तो क्या केस हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से अपने को रिलैक्सेशन कब मिलेगा, यदि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होना चाहिए था लेकिन सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है, तो उसका एक ही रीजन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसमें दो प्रकार के केस हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए, जो मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूं मैं सेकंड केस कि होना तो क्या चाहिए था, एक्सपेक्ट क्या था जेड आउट, रियल क्या आया जेड इन। कई बार क्या होता है अपन जेड आउट एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आता जेड इन है, वो क्यों आता है उसकी बात करता हूं मैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं KCuAlF6, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स हैं, देखना यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स हैं। कौन कौन से दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो है CuF6 और एक है LF6। ठीक है, CuF6 और एक है देखना एल्यूमिनियम +3, ये +1, बैलेंस करने के लिए क्या आएगा +2 आएगा ना, +2 आएगा, तो ये आ गया -4 और ये -3, यही होगा ना, ये -4 ये -3। तो दो कॉम्प्लेक्सेस में दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो CuF2 लिखता हूं मैं और एक लिखता हूं AlF3। AlF3 से हो जाएगा AlF6 -3, CuF2 कॉपर +2 है तो CuF6 -4 और एक आ जाता है आपका KF। तीन इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखना, ये तो आपका नॉर्मल आएगा क्योंकि D0 है तो ऑल इक्वल आएगा। लेकिन यहां देखना कॉपर +2 Eg3 आना क्या चाहिए था जेड आउट एक्सपेक्ट, पर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ जेड इन, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ जेड इन हुआ। तो कई बार क्या होता है जेड आउट आना चाहिए था लेकिन जेड इन मिलता है, क्यों मिलता है, कॉम्प्लेक्स की वजह से। देखना क्या है कि ये कॉपर है फ्लोरीन ये है, यहां पे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स इसी से चालू हो जाता है Al वाला, यहां पे एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, तो अपने को पता है कि ये फ्लोरीन जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये क्या हो जाता है इलोंगेट हो जाता है, जेड
इन हो जाता है जेड आउट की जगह। तो जेड इन आना चाहिए था, लेकिन जेड आउट आना चाहिए था, लेकिन जेड इन आया। क्यों आया? क्योंकि जब दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका इसके साथ जुड़ा है तो ये क्या आ जाता है, जेड इन आ जाता है। ठीक है, ये दूसरे केस की बात है कि कब आपका जेड आउट होना चाहिए था लेकिन जेड इन मिलता है, क्योंकि जब दूसरा कॉम्प्लेक्स साथ में ऐड हो तो आपका ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये बॉन्ड वीक होने से ये क्या हो जाता है, जेड आउट हो जाता, जेड इन हो जाता है। और तीसरा एकमात्र केस मैं बताता हूं 2-2-2 का, 2-2-2 का, 2-2-2 डिस्टोर्शन। जैसे आपके मैं बात करूं CrF2, CrF2 इसको कॉम्प्लेक्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, CrF6-4 +2 ही रहना चाहिए ना इस पे, CrF6-4। जब भी आपको मेटल के साथ हैलाइड दिखे तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा लिखा जाएगा, CrF2 से लिखा जाएगा CrF6-4, ये लिख दिया। तो ये क्या है, Cr+2 D4, Z आउट होना, सॉरी D4 का मतलब क्या है, T2G3 Z आउट होना चाहिए था और Z आउट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात करूं MnF3 की, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, MnF6-3, क्योंकि M पे +3 चार्ज है तो इस पे +3 चार्ज रहना चाहिए। तो Mn+3 क्या है, D4, T2G3 ये भी क्या आना चाहिए था, जेड आउट आना चाहिए था, लेकिन ये जेड आउट नहीं मिलता, जेड आउट नहीं मिलता। ये क्या मिलता है आपका, 2-2-2 डिस्टोर्शन मिलता है, यानी कि Mn फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तीनों X ≠ Y ≠ Z, इस प्रकार का इसमें डिस्टोर्शन मिलता है, 2-2 डिस्टोर्शन मिलता है। ये आपका जेड अपना है जॉन टेलर डिस्टोर्शन का, कि कब होता है, क्यों होता है, कब इलोंगेशन होगा, कम कंप्रेशन होगा, और जब जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं मिलता, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता, तो उसके क्या रीजन है, और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली इसकी। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन है लोअरिंग द सिमेट्री लोअर करता है। ये हमने पढ़ लिया कि ऑक्टाहेड्रल से किस में बेचता है, D4H में, और टेट्राहेड्रल से इसमें किस में बेचता है अपने को, C2 में। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण सिमेट्री क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया कि थर्मोडायनेमिक क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो जाता है क्योंकि अपने को पता है Eg में ये था और ऊपर जाके ये नीचे आ गया, तो थर्मोडायनेमिक क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और थर्मोडायनेमिक स्टेबल का ही रीजन है कि जब अब मैं बात करता हूँ कोबाल्ट+2, कॉपर+2 और Zn+2 या निकल+2, कॉपर+2, इनके कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ तो निकल+2 और जिंक में जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर क्या रहता है, ये वाला रहता है। निकल+2, कॉपर+2 और जिंक+2 में कॉपर+2 के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू JTD। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्टिव कम होंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ये अपने को इरविन विलियमसन सीरीज है जो हम बाद में पढ़ेंगे। इरविन विलियमसन सीरीज में कॉपर का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉपर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आ जाती है। तीसरा हम पढ़ चुके हैं रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी रिमूवल हो जाती है। चौथा हम पढ़ेंगे काइनेटिक लेबाइल। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक
रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जेटीडी क्या करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्यों करता है, देखना, जैसे इलोंगेशन हुआ, कोबाल्ट की बात करता हूँ, D7 कोबाल्ट की बात करता हूँ, ये बॉन्ड क्या हो गए, इलोंगेट हो गए, ये छोटे हो गए, ये बॉन्ड इलोंगेट हो गए तो ये बॉन्ड क्या हो गए, वीक हो गए, और वीक हो गए तो ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा। इजीली ब्रेक होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि जितना ज़्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कॉम्प्लेक्स, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो देखना, स्टेबल भी था और रिएक्टिव भी है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। स्टेबल क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, और काइनेटिक क्या है, अनस्टेबल है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड वीक हो गया। और लास्ट इसका है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखना, मैं बात करता हूँ CuCN6+2 की, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कॉपर में ये बॉन्ड इलोंगेट हो जाते हैं, और इलोंगेट हो जाते हैं तो इतना इलोंगेट हो जाते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक ही हो जाते हैं, और ब्रेक ही हो जाते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल से किस में चला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चला जाता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। CuCN6+2 एग्जिस्ट नहीं करता जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से, क्योंकि बॉन्ड, लेकिन CuH2O6+2 एग्जिस्ट करता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने बताया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दोनों में किस में ज़्यादा होगा, ये भी Eg3 है, ये भी Eg3 है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उतना ज़्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बॉन्ड इतने इलोंगेट हो जाते हैं कि ये टूट जाते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से किस में चला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चला जाता है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ एक और रिएक्शन की, कभी देखना CuCN6+2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा मिलता है CuCN5-4, है ना, -3 में इसमें मिलता है। कभी भी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं मिलता, हमेशा किस में मिलता है, 5 में मिलता है। वही रीजन है क्योंकि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि ये स्टेबल नहीं करता और एक बॉन्ड टूट जाता है। इसीलिए यदि मैं COH2O6+2 की रिएक्शन यदि मैं Cn के साथ करवाता हूँ, एक्सेस के साथ, तो ये COCN6 नहीं बनके क्या बनता है, COCN5 बनता है। और एक कोऑर्डिनेशन साइन किससे ब्रिज आती है, वाटर से ब्रिज आती है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, न कि ये। ठीक है, तो यदि COH2Cn के साथ रिएक्ट करता हूं तो COCN5 बनता है, कोबाल्ट Cn 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 Cn, ये इलोंगेट हो जाता है, और ये इतना ज़्यादा इलोंगेशन हो जाता है कि ये सहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या लगता है, वाटर लगता है, जो कि सोलवेंट है। यदि सोलवेंट नहीं होता तो ये इस फेज में मिलता है हमेशा, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं मिलता। तो इस नॉन एग्जिस्टेंस को किससे समझाया जाता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से समझाया जाता है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है, ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लानर बनना, और स्क्वायर प्लानर क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होता है, कैसे होता है, कब जेड इन होगा, कब जेड आउट होगा। ठीक है, थैंक यू।